सिमी को यूं सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल बेरंग देख समीर अचंभे में पड़ गया। सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था सिमी की शादी हुए। समीर सोच में था कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो होश में आया, सिमी जा रही थी। उसने आवाज़ देना चाहा पर आवाज़ मुंह से निकली ही नहीं। वो चुपचाप देखता रह गया। सिमी और दूर उसकी आंखों से ओझल हो गई और समीर सोचता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। समीर देहरादून अपनी मौसी के घर आया था। बहुत सालों बाद अपनी मौसी के घर जा रहा था। मौसी के बेटे की कुछ महीनों पहले मौत हुई थी। तब वो आ नहीं पाया था क्योंकि वो लंदन में था। उसके पीछे काफ़ी कुछ हो गया था। मौसी के बेटे की शादी, मौत और सिमी की शादी भी। सिमी उसके कॉलेज की दोस्त। अनजाने ही वो सिमी को चाहने लगा था, मगर चाह कर भी कुछ कह ना पाया। वो उस वक्त बीबीए कर रहा था और सिमी डॉक्टरेट कर रही थी, मगर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। समीर के पिता चाहते थे कि वो लंदन से एमबीए करे और फिर वहीं सेटल हो जाए। उसने भी यही सोचा था कि वो सिमी से अपने दिल की अनकही बात कह देगा और सिमी को भी अपने साथ ले जाएगा, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। सिमी के पिता सिमी का रिश्ता तय कर स्वर्ग सिधार गए। जब समीर को ये पता चला, वो टूट गया। आनन फानन में ही वो लंदन चला गया। पलट कर देखा भी नहीं, पर सिमी उसकी धड़कनों के साथ धड़कती रही। वो भूलना ही नहीं चाहता था तो भूलता भी कैसे। मगर वो लंदन से लौटा नहीं। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ शादी के लिए जिद कर रही थी। उसकी मासी ने एक लड़की देखी थी और उसे वही देखने बुलाया था। तो उसने सोचा वो मौसी के लड़के के साथ इतना कुछ हुआ नहीं गया, अब वो इसी बहाने चला जाए और माँ की बात भी रह जाएगी। बोल देगा लड़की पसंद ना आई। यही सोच वो चला आया था। यहाँ आते ही उसने सिमी को ऐसे सफ़ेद साड़ी में देखा। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं। उसने आंसू पोंछे। देखा तो वो पैदल ही मौसी के घर तक पहुँच चुका था। उसने कुंडी खटखटाई। पुराने ज़माने के बना वो मकान अब भी शान से खड़ा था। वो दूसरी बार यहाँ आया था। इससे पहले तब जब वो 18 साल का था तब। फिर अब आया था। मुंबई में रहने वाला वो, उसके लिए मुश्किल ना हुआ था घर ढूंढना। उसने दोबारा खटखट किया, तभी कुंडी खुली। मौसी ही थी। उसने उनके पैर छुए। मौसी उसके गले से लग गई और रोने लगी। उसने भी मौसी को गले से लगाया। मौसी जल्दी से फिर हटी और बोली, आ अंदर आ। आने में परेशानी तो नहीं हुई लल्ला? वो बोला, ना मौसी, आराम से पहुंच गया। मौसी बोली, क्यों ना पहुंचेगा? बाबूजी और तेरे मौसा जी की शान बान इतनी है कि लोग तुझे खुद ही पहुंचा देते। मौसी अपने ख़ानदान की बड़ाई करने लगी। समीर ऊबने लगा। वो बात बीच में काट कर बोला, और कोई ना है घर पर मौसी? मौसी बोली, अरे मौसा काम से गए हैं, नीलम गई कॉलेज, रह गई तेरी ये मौसी जो भटकती रहती है इन आलीशान घर में। उनकी हर बात में रईस होने का घमंड था। वो बोली, चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ, तू फ्रेश हो जा, फिर खाना लगवाती हूँ। उसे कमरा दिखाया और चली गई। वो थोड़ा फ्रेश हुआ और बेड पर लेट गया। उसे थकान से नींद सी आने लगी। तभी खटपट की आवाज़ से वो उठ गया। नीलम थी। वो उठ बैठा। नीलम बोली, आप थक गए हो भैया, आप कुछ खा लो फिर सो जाना, भाभी ने गर्म खाना भेजा है। वो बोला, ठीक है बहना। वो सदा ऐसे ही बात करता था। उसने पूछा, तुम कॉलेज गई थी? वो बोली, हाँ। फिर भाभी को बाहर लेकर गई थी? दिन भर घर में रहती हैं, बाहर ही नहीं निकलती। समीर चुपचाप सुन रहा था। तभी कोई आया। आया नहीं, आई थी नीलम की भाभी। नीलम से बोली, पानी नीलम, बिना पानी के भोजन करवाएगी क्या? समीर ने आवाज़ सुनी। वो भौचक्का रह गया। वो आवाज़ सिमी की थी। उसके मुंह से निकला, सिमी। इधर सिमी ने सुना तो वो भी वैसी ही रह गई। उसके मुंह से निकला, समीर। समीर उठा। सिमी भी सामने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने सिमी को देखा। सफ़ेद चादर में लिपटी सच्चाई सी सिमी खड़ी थी सामने। इधर सिमी ने भी देखा समीर को। समीर अच्छा लग रहा था। वो पहले की तरह ही लग रहा था, मगर थोड़ा कमज़ोर। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि नीलम बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो?
सिमी जल्दी से संभली और आंखें झुका लीं, जैसे समीर से छुपाना चाहती हो। वो बोली, नीलम, अपने भाई को अच्छी तरह खिला देना, कमज़ोर लग रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो बोल गई और समीर की तरफ बिना देखे चली गई। समीर दरवाजे से देखता रह गया। नीलम बोली, भैया खाना? समीर बोला, हाँ बहना, और बैठकर खाना खाने लगा। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी एक और गले में अटक गया। उसे ज़ोर से खांसी आई। नीलम ने जल्दी से पानी बढ़ाया। समीर ने पानी पिया तो उसे आराम आया। नीलम बोली, भैया आराम से खाइए। वो बोला, हाँ, फिर आराम से खाने लगा। नीलम को पता तो चल गया कि जानते हैं दोनों एक दूसरे को, क्योंकि दोनों मुंबई से थे। उसके मन में सवाल उठने लगा, मगर वो शांत थी। जब समीर खाकर लेट गया तो नीलम सामान रख वापस आई और बोली, भैया कुछ पूछूंगी तो आप सच बताओगे? समीर बोला, पूछ, बताने लायक हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। नीलम ने कहा, आप भाभी को देख चौंक क्यों गए थे? क्या आप उन्हें पहले से जानते हो? भाई सच सच बताना, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगी। हो सकता है आप ही उन्हें इस कैद से छुड़ा सके। बताएंगे सच? समीर हैरानी से नीलम को देख रहा था। बोला, जो पूछोगी सच बताऊंगा, मगर कैद से तुम्हारा क्या मतलब है? नीलम बोली, भाई पहले कहो, क्या आप भाभी को पहले से जानते हो? समीर ने सर झुकाकर कहा, हाँ जानता हूँ, वो मेरी दोस्त थी। नीलम बोली, भाई क्या अच्छी दोस्त थी? समीर बोला, हाँ बहुत अच्छी दोस्त। नीलम बोली, ये तो बहुत अच्छा है भाई। क्या आप अपनी दोस्त की मदद करोगे? क्या आज भी आप उन्हें दोस्त मानते हो? समीर ने कहा, हाँ मानता हूँ, कभी भूल ही ना पाया उसे। समीर एकदम से, मेरा मतलब है कि, नीलम बीच में ही बात काट कर बोली, माँ के सो जाने के बाद रात को आऊँगी और आपको सब बताऊँगी। अभी जाती हूँ, माँ को पता चला तो भाभी यूँ ही डांट खा लेंगी। गलती किसी की भी हो, माँ उन्हें ही डांटती हैं और उनको मनहूस बोलती हैं। अभी जाती हूँ, कह नीलम चली गई। समीर सोचता रह गया, सिम्मी के साथ ये सब मासी कर रही हैं। सोचते सोचते वो बेड पर लेट गया और नींद आ गई। कोई उसे बार बार आवाज़ लगा के उठा रहा था। वो कोई और नहीं, सिम्मी थी। वो कह रही थी, उठिए, खाना खा लीजिए, रात हो गई है। पर समीर को सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो सो रहा था। तभी नीलम ने हिलाकर उठाया, भाई भोजन कर लो, 8 बज गए हैं। समीर हड़बड़ाकर उठा। बोला, कितने बज गए? सिम्मी ने कहा, 8। उसने नज़र उठाकर देखा, सिम्मी ने खाना रखा और बाहर चली गई। नीलम ने खाना परोसा और बोली, आज तो भैया आप बहुत सो गए। 4 से 8 पूरे 4 घंटे सो लिए। समीर बोला, ना जाने कैसे नींद आई मुझे इतनी। आती तो ना है इतनी नींद, लेकिन खाना अभी रहने दे, अभी तो खाया था, थोड़ा घूम कर आता हूँ फिर खाता हूँ। नीलम बोली, ठीक है। समीर बाहर को निकल गया। वो कमरे से बाहर निकल सीढ़ी से उतरा। उसका मन हुआ कि वो देख ले, इतनी बड़ी हवेली है। सो वो हवेली घूमने लगा। पूरी हवेली घूम वो हवेली के पीछे पहुंचा। वहाँ एक कमरा था जिसमें लाइट जल रही थी। वो सोचने लगा, ये कमरा क्यों बनाया होगा और यहाँ कौन रहता है? वो कोई नौकर होगा। सोच आगे बढ़ने लगा। तभी जो देखा वो देख चौंक गया। सिम्मी थी वहाँ, जो अपने कपड़े छत से उतार कर लाई थी। समीर और पास गया और सीधे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। सिम्मी काम में लगी थी तो उसने ध्यान न दिया। वो कमरा देखने में बुरा ना था, मगर उसमें बस एक खाट और एक संदूक था। बस एक मूड़ा था बैठने को, बाकी छोटा मोटा सामान, एक छोटा सा पंखा। तभी उसे सिम्मी ने देख लिया। एकदम हड़बड़ा गई और बोली, आप यहाँ? आपको हवेली में होना चाहिए इस वक्त। चलिए वहीं चलते हैं, मैं बस काम से आई थी यहाँ, बाकी कुछ ना। समीर अंदर घुसा और बोला, सफाई क्यों दे रही हो? मैंने तो कुछ पूछा ही ना, कहकर मूड़े पर बैठ गया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए, आप वापस चले जाइए। अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो हड़कंप मच जाएगा। वो तुरंत बोला, वो तो मचना ही है, तुम यहाँ रहती हो पूरी हवेली छोड़कर। समझ रहा हूँ क्यों। मौसी को अब जवाब देना पड़ेगा। समीर शांत था पर उसकी बातों में आक्रोश था।
सिमी ने जल्दी से समीर के पैर पकड़ लिए और बोली, नहीं समीर, तुम कुछ नहीं कहोगे, किसी से भी कुछ नहीं। देखो, अगर तुमने कुछ कहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर कभी मुझे दोस्त माना हो तो ऐसा कुछ मत करना। समीर एकदम झिझक गया, जल्दी से पीछे हट गया और बोला, सिम्मी, तुम्हें मेरे पैरों में झुकने की ज़रूरत नहीं है। उसने सिम्मी से कहा, उठो प्लीज़, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कब से ये सब करने लगी? और ये सब क्या है? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? बोलोगी क्या है ये सब? समीर की बातें सुनकर ना जाने क्यों पर सिम्मी खुद को संभाल ना पाई और एक कोने में दीवार से टिककर बहुत फूट फूट कर रोने लगी। समीर चाहता था कि उसे चुप कराए, उसे संभाले, पर वो कुछ कर ना सका और उसे उठा देख सिम्मी ने अपना चेहरा दीवार में छुपा लिया और चुप होने की कोशिश करने लगी, मगर आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। लगभग रोते हुए बोली, समीर देखो ना, कितनी कोशिश कर रही हूँ इन्हें रोकने की, पर ये अश्रुधारा रुकती ही नहीं। फिर समीर की तरफ देखकर बोली, जाने क्यों जब से तुम सामने आए हो ये बह रही हैं। समीर आगे बढ़ा और बोला, तो क्यों रोक रही हो इन्हें? आज टूटने दो सारे बंधन, रो लो सिमी, कह उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिमी धीरे से समीर के पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर फूट पड़ी। बहुत देर तक रोती रही और समीर यूं ही खड़ा रहा। काफ़ी देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे, फिर उसका जैकेट देखा, वो भीग गया था। हंसते हुए बोली, एक बार फिर गीला कर दिया तुम्हारा जैकेट। समीर बोला, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, हमेशा ही मेरा जैकेट भिगोती हो। आज ना भिगोती तो मैं गुस्सा हो जाता कि मेरी दोस्ती भूल गई। सिमी की उसकी बातें सुन हंसी आ गई। अब बैठोगे? समीर मूड़े पर बैठने लगा तो वो बोली, ना, वहाँ बैठो। वो उठकर वहीं बैठ गया। वो खुद मूड़े पर बैठ गई। समीर उसे देख रहा था। दोनों के बीच बहुत सी अनकही बातें थीं जो कहनी थीं दोनों ने, मगर कहे कैसे ये चल रहा था। तभी सिमी उठी, बोली, यहाँ तो कुछ ना है, मैं हवेली जाकर ले आती हूँ, आपके लिए कुछ कह जाने लगी। समीर बोला, अगर खाना ही होता तो वहीं खा लेता, और ये आपके कौन है भला? मुझे तो तुम हमेशा तुम पुकारती हो, फिर ये आप क्यों? सिमी बोली, तब हालात अलग थे, अब अलग। तब आप दोस्त थे और अब आप मेरे ससुराल के आप बेटे हो, इस नाते मुझे। एकदम से समीर बोला, ओह, तो मैं बेटा हूँ, ठीक है, फिर मुझे भी आपको आप बोलना चाहिए। क्यों? और इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं भी यहाँ से जाता हूँ, कह समीर जाने लगा, मगर सिमी कुछ ना बोली, वो बिल्कुल शांत थी। समीर बोला, ओह, तो मतलब रोकोगी नहीं? समीर मूढ़े पर लगभग लगता हुआ बोला, तुम्हें पता है, आज सुबह तुम्हें बाज़ार में देखा था, तुम्हें इस तरह से सफ़ेद साड़ी में देख कैसा लगा होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। आखिर ये सब क्या और क्यों हुआ है? सिमी थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, तुम तो चले गए अपनी पढ़ाई करने, ज़िंदगी में कुछ बनने, और मैं रह गई यहाँ अकेली। हर बात तुमसे कहने वाली मैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात तुमसे कह ना पाई। अपनी हर छोटी बात तुम्हारे साथ बांटने वाली मैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम अकेले ही सह गई। तुम्हें सुनना है ना मेरी अनकही बातें? चलो आज तुम्हें सब बताती हूँ। जब मेरी शादी तय हुई तो तुम सिर्फ 2 दिन में लंदन चले गए, मुझसे बिना मिले, बिना कुछ कहे, ये भी ना जानना चाहा कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ या नहीं। यह सुन समीर हैरान रह गया। वो एकदम बोला, तो क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी? सिमी बोली, हाँ, नहीं करनी थी शादी। सोचा था तुमसे कहूँगी, तुम्हें पापा बहुत मानते थे, शायद तुम उन्हें मना लेते। यही सोच तुम्हारे घर गई। माँ ने बताया तुम तो लंदन चले गए। सोचती रह गई, क्या मैं तुम्हारी दोस्त भी ना थी जो तुम इस तरह बिना मिले चले गए? उसके बाद घर में सबको समझाने की कोशिश की, मुझे शादी नहीं करनी, आगे पढ़ना है, मगर कोई राज़ी ना हुआ और इस घर में संदीप के साथ शादी कर दी। यहाँ आई तो पता चला मेरी सास ससुर को अपनी शान शौकत का घमंड है। संदीप को कभी आवारगी से फुर्सत ना मिली, उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई थी। उसे शादी नहीं करनी थी, पर परिवार की इज्जत के लिए शादी की। वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा, जाने क्यों।
पर उसका ये सच तकलीफ़ पहुंचाने की जगह मुझे राहत दे गया। वो रोज़ देर से आता, आकर सो जाता। वो ऊपर वाला इस हवेली का सबसे आलीशान कमरा उसका हुआ करता था, और मेरा भी। कहते हैं दूरियां भी दिख जाती हैं, घर में सबको दिख गई। एक दिन सासू जी ने कहा, तुमसे शादी इसलिए करवाई थी कि ताकि तुम उसे लड़की से दूर कर दो, पर तुम। और उस दिन से इस घर में मेरा बुरा दौर शुरू हो गया। हर पल हर क्षण ताने खरी खोटी सुनाई जाती। कभी कभी तो ऐसे शब्द होते, जी करता कहीं जाकर जान दे दूं। माँ को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अब तेरी शादी हो गई, अब तू ससुराल की है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। रह रहकर तुम याद आते रहे, अश्क बहते रहे और जुल्म बढ़ते रहे रोज़। संदीप रोज़ गुस्से में आते और मुझे ही सुनाकर सो जाते। यहाँ दिन दिन मेरा जीना मुश्किल होता चला गया, पर मेरे पास सहने के अलावा और कोई रास्ता ना था। हर रोज़ संदीप को ताने कसती। धीरे धीरे घर आना ही बंद हो गया और इल्ज़ाम आया मुझ पर कि मैं उसे खुश न कर पाई, इसलिए वो दूर हो गया। एक बार पूरे 2 महीने घर ना आया। सास को मेरा उसके कमरे में रहना चुभता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे यहाँ रहने को कह दिया। अपने बेटे से कहा, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। बस वो वापस घर आ गए। संदीप वापस आ गए। उनकी दूसरी शादी की तैयारी होने लगी, उसी लड़की के साथ। किसी को ये परवाह ही ना थी कि मेरा क्या होगा। एक बिना पगार नौकरानी हो गई। सारी हवेली का काम एक अकेले करती, और बदले में 2 वक्त का खाना, वो भी कभी मिलता तो कभी ना मिलता। कभी ताने खाने ही ना देते। सब असहनीय था, मगर चल रहा था। लेकिन किस्मत चाहती थी मेरी पूरी तरह से बर्बादी। तो शादी से 2 दिन पहले संदीप मेरे पास आए और मुझसे बोले, मैं चली जाऊं यहाँ से हमेशा के लिए। उसकी नई बीवी को मंजूर नहीं है कि वो मुझे रोज़ बर्दाश्त करे, और तलाक के कागज़ फेंक कर चला गया उसी के पास। वापस आते समय शराब बहुत पी ली और शराब पीकर गाड़ी चलाई। कार खाई में गिरी। सुबह घर में लाश आई, और फिर इल्ज़ाम मेरे सर कि रात को वो मेरे पास आया था, मैंने उसकी जान ले ली, और फिर उसे अंतिम बार देखने का हक भी नहीं है। तलाक के कागज़ वैसे ही पड़े रह गए। ज़िंदगी दुश्वार थी, अब मौत से भी बदतर हो गई। माँ पापा आए तो सास बोली, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। एक आस के साथ उनकी तरफ देखा। जानते हो क्या कहा उन्होंने? ऐसा कहे उसने पथराई आंखों से समीर की तरफ देखा। समीर बिल्कुल बुझ सा बैठा था। वो बोली, उन्होंने कहा, बेटियां तो पराई होती हैं, शादी के बाद ये हमारी नहीं आपकी हैं, आप जो चाहें इनके साथ करें, हमारी जिम्मेदारी तो इनकी शादी तक थी। यह सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। जो आंसू अब तक बहने थे वे सारे सूख गए। पत्थर हो गई थी सिम्मी। समीर, पर न जाने क्यों तुम्हें देख ये आँखें फिर से नदियाँ क्यों हो गई हैं, कहे उसकी आंखें बह गईं। उसने अपना चेहरा पीछे को छुपा लिया। समीर जल्दी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, और सिम्मी ने उसे जाते भी न देखा। बस बिस्तर पर पड़ गई, रोती रही जाने कब तक, और रोती रोती ही सो गई। इधर समीर बेचैन हो गया। सिम्मी ने तो अनकही बातें हमेशा की तरह उससे कह दी। वो अपने दिल की किसे कहे। वो तेज़ कदमों से हवेली से जितना दूर हो सकता था दौड़ता चला गया। वो एक खाई के पास जाकर रुका और बिल्कुल बच्चों की तरह फूट पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि सिम्मी ये सब बर्दाश्त करती रही, और वो सोचने लगा, काश उसने लंदन जाने के लिए इतनी जल्दी ना की होती तो कुछ ना सही वो शायद सिम्मी को बचा लेता। बहुत देर वो वहीं बैठा रहा। रात को 2 बजे वो हवेली वापस आया। नीलम ने कुंडी खोली। वो बोला, तुम सोई नहीं अब तक? वो बोली, इतनी रात गए आप वापस आए हो, दरवाज़ा कौन खोलता? नीलम, मेरे कमरे में एक गिलास पानी दे दो। वो बोली, जी लाती हूँ। जब नीलम पानी लेकर कमरे में पहुँची तो देखा समीर चुप खिड़की के पास खड़ा था। नीलम ने कहा, पानी? तो उसका ध्यान टूटा। उसकी नज़र नीचे सिमी के कमरे की तरफ थी, जहाँ लाइट अब भी जल रही थी। नीलम ने देखा तो वही बोली, भाभी रोती हुई सो गई हैं, इसलिए बत्ती ना बुझाई। समीर एकदम से बोला, तुम्हें कैसे पता? नीलम ने बिना लाग लपेट बता दिया कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी हैं। जो वो बताना चाहती थी वो समीर ने खुद ही जान लिया था।
गिलास मेज पर रखते हुए बोली, भाई एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आप किसी से प्यार करते थे? माँ ने बताया था कि आप इसलिए शादी न करना चाहते। मासी ने माँ को बताया था। क्या सिमी वो लड़की है? उसकी बात सुन समीर ने नीलम की तरफ देखा और बोला, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ ना है। नीलम बोली, यही बात मेरी आंखों में देखकर कह दो, मैं मान लूँगी। समीर बोला, क्या चाहती हो तुम? वो निडर हो बोली, सिमी की खुशी, उसकी आज़ादी, उसके दर्द की दवा, और वो आप हो। आप शायद जानते ना हो, मगर वो मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन, मेरी दोस्त है। उन्होंने कभी कुछ न छुपाया मुझसे, आपके बारे में भी बताया है। आप जानते हैं, जब वो आपका जिक्र करती थी तो महक सी जाती थी, उनके होंठों पर फूल खिल जाते थे। अक्सर कहती कि उन्हें आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, पर उन्हें यह हमेशा रहा कि उनका ये दोस्त उनसे बिना मिले, बिना कुछ कहे चला गया। तभी ये एहसास हुआ था कि कहीं उनका दोस्त उनसे प्यार तो ना कर बैठा था, कहीं वो भी तो अपने दोस्त से प्यार, हाँ, पर उनसे कहने की हिम्मत ना हुई, या यूँ कहो उन्हें एहसास कराने की हिम्मत ना हुई, क्योंकि अगर उन्हें यह एहसास भी होता तो वो और टूट जाती। आपको खो देने के गम में उन्हें यूं ही तोड़ दिया था। अगर एहसास हो जाता तो जिस ज़िंदगी से समझौता कर लिया था, उनका मन विद्रोह कर उठता, और फिर वो कहाँ जाती। एक दिन आपकी तस्वीर उनके पास देखी, तब पता चला कि उनका वो दोस्त मेरा ही भाई है। इसलिए चाहती थी कि आप आओ, यहाँ देखो कि आपकी सिमी पल पल मर रही है। कोई ना चाहता वो यहाँ रहें। हर रोज़ माँ उनका जीना मुहाल करती हैं कि वो सदा के लिए घर छोड़ दें, पर वो सब बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ठिकाना नहीं है। भाई, उनकी ज़िंदगी को सहारा दे दो। उनकी आंखों के सपने जो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, उन्हें जीवन दे दो। मुझे पता है आप भी प्यार करते हो, ना तो उस खाई के किनारे सिमी का दर्द जानकर यूँ टूटे ना होते। जो उन्हें देख आपके चेहरे पर खुशी आई थी, गम में डूबी वो ना आई होती। भाई, मेरी सिमी को मेरी भाभी बना दो। कह दो उनसे जो वो सुनना चाहती हैं। सालों से तरस रही हैं, सुन लो आप भी वो जो वो खुद से भी ना कहती, पर उनके आपके कंधे पर गिरते आंसू कह देते हैं। भाई, यूँ चुप ना रहिए, कह दीजिए सब अनकही बातें जो सूल की तरह चुभी हैं, जो फूल की तरह खिली हैं। आज उन्होंने आपसे अपनी दिल की कही, पर जो अनकही रह गई वो सिर्फ आप निकाल सकते हो। हाँ, वो रोती रोती सो गई थी, पर अब जाग रही हैं। आपके जाने के 1 घंटे बाद जाग गई थी और आपको देखने आपके कमरे में गईं। हवेली के फाटक बंद हो गए। आप कैसे लौटेंगे? टूट गए होंगे उनके दर्द से। जब संभाल लेंगे तब लौटेंगे तो दरवाज़ा बंद, फिर आप कैसे अंदर आएंगे? यही सोचकर उन्होंने मुझे दरवाजे पर बिठाया था। कोस रही थी वे खुद को कि क्यों उन्होंने आपको ये सब बता दिया, जबकि आप उनकी आंखों में एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उन्होंने इतना सारा दर्द दे दिया। सोचिए भाई, वो आज भी आपकी इतनी परवाह करती हैं क्यों? बोलिए भाई, ले जाइए उन्हें इस नरक से दूर। यकीन कीजिए, इस घर के लोग बहुत खुश होंगे उनके जाने से। कह नीलम चुप हो गई। इधर समीर ने ये सब सुना और बोला, चल मेरे साथ, कह बाहर निकल गया। इधर सिमी परेशान सी बैठी थी। उसने नीलम से कहा था समीर आ जाए तो उसे खबर कर दे, मगर उसने कुछ कहा ही ना था। वो उठी, मगर जैसे ही एक कदम उठाया, सामने समीर आ गया। उसने सिमी का हाथ पकड़ा और बोला, मुझसे शादी करोगी? सिमी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आज से नहीं, हमेशा से किया है बेइंतहा प्यार। तुम्हारी शादी की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए भाग गया था, पर तुमसे दूर कभी जा ही नहीं पाया। तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुमसे कह ही नहीं पाया। हमेशा तुम्हारे आंसू पोंछे, मगर तुम्हारी खुशी की वजह बनना है ये कह नहीं पाया। आज कहता हूँ वो सारी बात जो अनकही रह गई। सिमी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे कर दूँ। क्या तुम करोगी मुझसे शादी? क्या बनोगी मेरी सदा के लिए? कह समीर चुप हो गया और सिमी को देखने लगा। इधर सिमी बस समीर को देख रही थी। दिल ने कहा हाँ कर दे, और वो कुछ कहने ही वाली थी
कि उसका दिमाग हावी हो गया। वो बोला, समीर सिर्फ तेरी हालत पर तरस खाकर तुझसे शादी करना चाहता है। तू चाहेगी एक विधवा से शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। दिल बोला, मगर यही तो सुनना था तुझे। क्या तू प्यार ना करती समीर से? हमेशा से सिर्फ उसे ही ना चाहा? क्यों संदीप के कहने पर कि वो किसी और से प्यार करता है एक उम्मीद बंधी थी कि फिर समीर से मिल पाएगी? अगर ना तो क्यों गई थी शादी के बाद भी उसके घर यह जानने कि वो आया कि नहीं? क्यों सिर्फ उसी से दिल का हाल कहना था तुझे? उसके दिल दिमाग पर ऐसे न जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए। तभी उसका दिमाग उसके विधवा होने पर गया। उसने सफ़ेद जिस्म पर पड़ी साड़ी को छुआ और सभी सवालों पर विराम लग गया। उसने जल्दी से समीर का हाथ झटक दिया और मुंह फेर कर खड़ी हो गई और कुछ न बोली। समीर समझ चुका था। सफ़ेद साड़ी को जब सिमी ने हाथ लगाया तभी वो धीरे धीरे पीछे हटा और दरवाजे के बाहर आ गया। बाहर नीलम रो रही थी। समीर ने नीलम के आंसू पोंछे और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, मत रो पगली। तुझे क्या लगा सिमी मुझसे प्यार ना करती? पगली, करती है, बहुत प्यार करती है, मगर उसे लगता है कि वो मेरे लायक नहीं है क्योंकि वो सफ़ेद साड़ी पहनती है। मगर मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। इस समाज की परवाह कर रही है वो, पर तेरे भाई को अब समाज की कोई परवाह नहीं। मैं लड़ूंगा इस समाज से अपनी सिम्मी के लिए, अपने प्यार के लिए। सिम्मी अच्छी तरह जानती है कि समीर जो ठान लेता है वो करके दम लेता है। मेरी बहना, तुम फिक्र मत करो, और सिम्मी फिक्र मत करो, ये तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें खुद मेरे साथ भेजेंगे। इन लोगों को वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, नौकर बहुत सारे हैं यहाँ, इसलिए अब मौसी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगी। सुबह तक इंतज़ार करो और मन पक्का करो, सुबह तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा यहाँ से। इतना कह समीर मुस्कुराकर जाने लगा। सिम्मी ने दरवाज़ा खोला। तुरंत वो बाहर आई। देखा समीर कुछ दूरी पर जा रहा था। समीर ने पलट कर देखा, सिम्मी और नीलम साथ खड़े थे। वो मुस्कुराया और चला गया। सुबह सुबह नीलम आई। सिम्मी सो रही थी, उसे पता भी नहीं था क्या हुआ था। आज बहुत दिनों बाद उसे बेधड़क नींद आई थी तो सोती ही रह गई थी। नीलम के जगाने पर जगी। नीलम बोली, भाभी उठो। सिम्मी उठी, बोली, क्या हुआ, क्यों जगा रही इस तरह? ओह, आज तो देर हो गई। वो कैसे इतनी देर तक सोती रही, कहा उसने और उठने लगी तो नीलम बोली, माँ ने बुलाया है आपको। वो चाहती हैं कि आप भैया से शादी कर इस घर से चले जाओ। सिम्मी बोली, क्या पागल हो गई है? मम्मी जी ऐसा कैसे कह सकती हैं? नीलम बोली, अरे सच, ऐसा ही कहा है उन्होंने और आपको बुलाया है। सिम्मी और नीलम जल्दी से सास के कमरे में गए। नीलम अंदर चली गई मगर सिम्मी बाहर कोने में खड़ी हो गई। उसे अंदर आने की मनाही थी। सास खुद उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई और बोली, बेटा जानती हूँ बहुत बुरी हूँ मैं। आज तक तेरे साथ सब गलत किया है, मगर आज के बाद ऐसा कुछ ना होगा। तेरे साथ सब अच्छा होगा। फिर उसे समझाते हुए बोली, देख समीर तुझे बहुत चाहता है, तू इससे शादी कर ले। तुझे मेरी कसम जो मना किया तो। सिमी ने समीर की तरफ देखा। वो मुस्करा रहा था और ससुर के साथ ही खड़ा था। सास फिर से बोली, देख मत कर परवाह दुनिया की, वो तो बोलेगी ही। रही बात संदीप से तेरे रिश्ते और उसकी विधवा होने की, तो बेटा तू संदीप की तो विधवा नहीं है। संदीप से तेरा तलाक होने वाला था और उसने तुझे कभी पत्नी माना ही नहीं। तू सब भूल जा और समीर से शादी कर ले। इसकी माँ से मैंने बात कर ली है, वो तो चाहती हैं कि समीर शादी कर बहू ले आए बस। अब बोल, करेगी शादी समीर से? इतना कह सास उसे देखने लगी। उसके सर पर प्यार भरा हाथ फिराने लगी। अब ससुर भी बोले, हाँ बिटिया, तुम समीर से शादी कर लो। हम आज ही तुम्हारी शादी समीर से कर देंगे, बस तुम हाँ कर दो। और रही बात दुनिया की, तो उन्हें हम संभाल लेंगे। बेटा तुम्हें हम दोनों की कसम, तुम मना ना करोगी, तुम्हें समीर की कसम। सिमी और नीलम को अब भी समझ न आया कि क्या हो रहा है। वो दोनों भौचक्की सी देख रही थी। सास ससुर ने उसे फिर से हिलाया और बोले, बेटा तुम्हारी हाँ समझे ना। अरे देखो समीर, सिमी ने हाँ कर दी, हम शादी की तैयारी करते हैं। कह दोनों कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही समीर भी पीछे पीछे जाने लगा।
तो सिम्मी ने और नीलम ने दोनों ने हाथ पकड़ उसे खींचा और दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हो रहा है ये, बताओगे? वो बोला, अरे क्या कर रही हो, गिर जाता अभी मैं, उल्टा किसी को खींचा जाता है, अभी मेरे हाथ खिंच गए होते तो। नीलम बोली, सॉरी भाई, कान पकड़ लिए। पर सिम्मी ने कहा, नौटंकी मत करो, मुझे बताओ क्या है ये सब। तो वो बोला, पहले कहो आई लव यू। सिम्मी बोली, क्या, ऐसा कुछ ना है समझे। अच्छा तो शादी की बात सुनकर खुश क्यों हुई? रात तक मैं तुम्हारे काबिल नहीं और अब हम साथ साथ हैं। तो सिम्मी बोली, ऐसा कुछ ना है, मैंने तो हाँ भी ना करी। नीलम बोली, ना भी ना करी। सिम्मी ने कहा, नीलम तो इनका साथ दे रही है, पूछ इनसे ये सब क्या है। नीलम बोली, इनसे? ओह, तो समीर जी आप इनसे हो गए। सिम्मी ने घूरकर नीलम को देखा। समीर बोला, ओह, उसने मानकर अपना हमें पल भर में दुनिया से पराया कर दिया और शरारत से हंस दिया। सिम्मी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई, न जाने कब वो हामी भर चुकी थी। फिर बोली, आप दोनों पागल हो, आपके साथ रही तो ज़रूर पागल हो जाऊंगी, कहकर उसने समीर को देखा। नज़र ने नज़र से कुछ कहा और सिम्मी की नज़र झुक गई और वो जल्दी से बाहर चली गई। दौड़ते हुए सीधे कमरे में दरवाज़ा बंद किया और उससे चिपक खड़ी हो गई। धड़कनें संभल नहीं रही थीं उसकी। बहुत देर यूं ही खड़ी रही, होठों पर हंसी और आंखों से बहते आंसू, बस यही था। थोड़ी देर बाद जब वो संभली तब तक नीलम उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आ चुकी थी। सीधे बोली, लो मेरी होने वाली भाभी, माँ ने बोला है इसे पहनकर तैयार होकर आ जाओ, मंडप तैयार हो रहा है, भाई तो दूल्हा भी बन चुके हैं। वो बोली, क्या कह रही हैं? नीलम बोली, बिल्कुल सही कह रही हूँ। सिम्मी को समझ ही नहीं आया कि सिर्फ एक रात में उसकी दुनिया ने सीधे पलटा खा लिया था। वो सोच में ही तैयार हुई और मंडप पर पहुंच गई। दोनों की शादी भी हो गई। अब विदाई की बारी आ रही थी। उसका सामान लाने को कहा नीलम ने, तो वो बोला, कोई पुरानी याद नहीं, पर हाँ सिम्मी, जो तुम ले जाना चाहती हो वो ले जा सकती हो। उसने कमरे से वो यादों का बक्सा निकाला और बोली, सिर्फ ये ले जाना है, इसमें तुमसे जुड़ी यादें हैं जिन्होंने आज तक मुझे संभाल कर रखा है, कभी बिखरने नहीं दिया। समीर बोला, ठीक है चलें, कह उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिम्मी ने थोड़ा सा शर्माते हुए समीर का हाथ थाम लिया। आधे घंटे बाद सिम्मी दुल्हन की पोशाक में रेल के डिब्बे में थी और समीर का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही समीर रेल में चढ़ा, रेल ने चलना शुरू कर दिया। समीर आया और सिम्मी की गोद में सर रखकर लेट गया। सिम्मी थोड़ी सी सच्चाई शर्माई और फिर समीर के ऊपर झुक गई। उसके सीने पर अपना सर धीरे से रख दिया, फिर उठी और समीर के बालों में अपने हाथ फेरने लगी और बोली, अब बताएंगे ये सब कैसे हुआ? तो समीर बोला, बता तो दूंगा, पर पहले 3 शब्द बोलो। सिम्मी कुछ ना बोली, बस समीर के सीने से ज़ोर से लग गई और उसके कानों में धीरे से बोली, आई लव यू। इतना कहकर समीर के जैकेट में अपना मुंह छुपा लिया। समीर बोला, हाय मैं मर जावा। सिम्मी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, खबरदार जो फिर ऐसा कहा तो। समीर ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों से दबाकर कहा, अब तो 100 साल से भी ज़्यादा जीना है तुम्हारे साथ। सिम्मी बोली, हाँ हाँ, अब बताओ। क्या यार, आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? समीर बोला। सिम्मी बोली, ठीक है मत बताओ, कह दूसरी तरफ घूम गई। समीर ने सिम्मी को कमर से पकड़ा और बोला, मेरी जान, गुस्सा तुम्हारा बहुत प्यारा है, मगर अभी गुस्सा मत करो, यूँ समझ लो कि हवेली ने ये सब किया है। सिम्मी समीर की तरफ पलटी और पूछा, मतलब? समीर बोला, तुम्हारे कमरे से जाने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। संदीप के कमरे के पास से गुजरा, न जाने क्यों मैं संदीप के कमरे में चला गया। वहाँ उसकी फ़ोटो के सामने खड़ा था और उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी मेरी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा वहीं मेज़ पर पड़ा था। देखा तो वो हवेली की रजिस्ट्री थी, जिसमें हवेली तुम्हारे नाम पर कर दी थी संदीप ने, जिसे संदीप के दादाजी ने हवेली का मालिक बनाया था। और उसके साथ ये चिट्ठी थी जो उसने तुम्हारे नाम पर लिखी थी। मौसी और मौसा से हवेली को लेकर मैंने सौदा किया और कहा कि हवेली उनके नाम जाएगी
अगर वो लोग तुम्हारी शादी मुझसे करवा देंगे तो। वो लोग आसानी से मान गए और हो गई तुम्हारी और मेरी शादी। ये रही वो चिट्ठी। मैं चाहता था कि तुम इसे खुद पढ़ो। सिमी ने कांपते हाथों से चिट्ठी हाथ में ले ली और पढ़नी शुरू की। सम्मी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मगर इस शादी को नहीं मानता, लेकिन जानता हूँ कि शादी के बाद लड़की के लिए ससुराल सब होता है। आज जब मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा। बस यही सोचकर इस हवेली को तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं शादी के बाद यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ज़िंदगी भर उठाऊँगा। जब तक तुम खुद दूसरी शादी करने के लिए राज़ी ना हो जाती। तुम्हें ये ख़त मेरे जाने के बाद मिलेगा और हवेली की रजिस्ट्री भी। मगर पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। हमारे तलाक के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम ज़रूर सोचना प्लीज़, मेरे लिए ना सही, अपने खुद के लिए। तब तक तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा नकारा दोस्त संदीप। पढ़कर सिमी फूट फूट कर रो पड़ी। समीर उसके पास आया। वो समीर के गले से लग रो पड़ी। समीर ने उसे छुपाते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए सही सोचता था। आज उसकी दी हवेली ने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। सिमी ने कहा, और मुझे भी मेरे प्यार से मिला दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती हूँ, बस एहसास देर से हुआ। समीर ने कहा, आई लव यू टू, कह उसे बाहों में भर लिया और रेल लिए चली जा रही थी दोनों को, उनके प्यार को, ज़िंदगी की नई कसौटी की तरफ।